मुझे ये बता दे। हेलो एवरीबॉडी, एमआईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं विवेक कुमार रोज़ की तरह ही उपस्थित हूँ आपके टॉपिक को लेकर। और कल तक हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और उसी का ये लास्ट सीरीज़ हम आज पढ़ेंगे, है ना, जो अंतिम उसका पार्ट है, लास्ट पार्ट। मुझे उम्मीद है कि कल तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ ही आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई विचित्रता बात रही है, कोई आपको क्वेश्चन कहना है कुछ, तो उसमें आप कह सकते हैं, ठीक है। आज के हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और ये भी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा लगेगा, है ना। देखिए, टॉपिक का हमारा नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जैसा कि हम हिंदी वर्जन के साथ सीख ही रहे हैं, तो हिंदी वर्जन में इसको नाम दें अगर, तो इसका नाम होता है जी इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है। अब देखिए, हम इसकी परिभाषा में जाएं। सबसे पहले तो आप जान लो इच्छा ही क्या है ना, जो नाम लिखा है इच्छा। तो देखिए, इच्छा को हम अगर करें, वैसे हमारी परिभाषा कुछ और होने वाली है, लेकिन पहले इच्छा को ही जानो आप कि इच्छा ही क्या चीज़ है। सभी ह्यूमन बीइंग्स को देखते हो आप, हम सब भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी मैं भी। तो हमारे अंदर क्या होता है, कुछ फीलिंग्स आती हैं अंदर, आती हो सकता है और भी लिविंग बीइंग्स में आती होंगी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, करते भी हों तो हमें नहीं मालूम चल पाती। क्यों? क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, हम तो अपनी लैंग्वेज जानते हैं ना। जबकि वो भी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के, लिविंग बीइंग्स जैसे पशु पक्षी हैं, तो उनकी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन वो किसी लैंग्वेज के थ्रू उसको बाहर नहीं ला पाते। हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है कि हम उसको बाहर ला सकते हैं, है ना। तो सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि जो हमारे अंदर उठने वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं अंदर अंदर, कुछ अंदर आती हैं, अंदर ही रह जाती हैं, निकलती भी नहीं है बाहर, है ना, वर्ड्स नहीं ले पाती, हम लाते ही नहीं उनको बाहर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी अंदर की फीलिंग्स हैं, जब वो इतनी पावरफुल हो जाए कि रुक नहीं पाती हैं, और क्या होता है कि वो शब्दों का रूप लेकर या वाक्यों का रूप लेकर हमारे मुंह से निकल ही पड़ती है। यानी वो सेंटेंसेस बन जाती हैं। तब उन्हें हम क्या कहते हैं, इच्छाएं कहते हैं, विशेष कह सकते हो आप, इच्छाएं कहते हैं। अभी जो इच्छाएं हैं ये दो तरह की हैं। इच्छाएं होती हैं दो तरह की। एक को तो बोलते हैं हम कंप्लीट, पूर्ण इच्छाएं कहिए आप। दूसरा होता है इनकम्प्लीट, और इसे बोलते हैं अपूर्ण इच्छा। तो देखिए, पूर्ण इच्छा क्या है, अपूर्ण इच्छा क्या है, आती हमारे मन में दोनों ही है। पूर्ण इच्छा क्या होती है कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें, प्रयास करें, तो वो पूरी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता होता है कि कितना ही हम प्रयास कर लें नहीं पूरी हो सकती, और कमाल की बात यह है कि फिर भी आती है। जैसे मैं आपको दो सेंटेंस बोलूँगा। पहले बोला जाए, काश एक कप चाय होती। काश एक कप चाय होती, क्या करें आप, प्रयास करिए, मिल जाएगी आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, हैं। लेकिन फिर हम बोलें कि काश मेरे पंख होते, काश मैं आसमान में उड़ जाता। तो ये सब क्या है, कितना ही जोर लगा लो आप, कितने ही प्रयास कर लो, आपके पंख तो नहीं हो सकते। चाहे कितना ही आप मालिश करवाइए, अलग अलग तरह के तेल ले लो, नहीं बनेगी बात। प्रकृति ने हमें बनाया नहीं है वैसा। स्पेशल पॉइंट इसमें यह है कि हमें पता होता है ऑलरेडी, है ना, कि ऐसा नहीं होगा, बहुत बार पता होता है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी मन में इच्छा आती है कि ऐसा हो। ये आप सब देखते ही हैं।
तो ये तो रही हमारी इच्छा, ठीक। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक और बात कि सबसे पहले हम इसका साइन ही देख लें। जैसे हमने कल देखा था एक्सक्लेमेटरी का साइन था, और सबके भी साइन आप थोड़ा रिमाइंड करिए। असर्टिव सेंटेंस हम पढ़े थे तो उसका साइन था फुल स्टॉप। सेकंड हमने इंटरोगेटिव पढ़ा है, उसका साइन था क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव पढ़ा है, उसका साइन था फुल स्टॉप। फिर हम एक्सक्लेमेटरी पढ़ के आए हैं तो उसका साइन था मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। और यहाँ जो खास बात होने वाली है कि इसका साइन भी यही है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंडिंग साइन आप कह सकते हैं इसको, चिन्ह है ना, विराम चिन्ह कहिए। तो अब देखो सबसे खास बात ये बन जाती है कि पहले तो इसको डिफाइन करें हम, ये क्या है ना। और फिर दूसरी खास बात ये बनेगी कि साहब इसमें भी ये लास्ट में आ रहा है, यही एक्सक्लेमेटरी में भी यही आया था, है ना। तो सबसे खास बात बनती है कि बच्चे के मन में जाता है कि सर ये इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आया था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हम कैसे अंतर करें कि ये एक्सक्लेमेटरी है ऑप्टेटिव। कई बार तो साइन को देखकर डाउट हो सकता है, हम इसे ऑप्टेटिव मानेंगे एक्सक्लेमेटरी, तो वो बात भी हम अभी जान लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए जो इसकी डेफिनेशन है, कह सकते हैं कि वो वाक्य जिसमें इच्छा, शुभकामना, नमस्कार, अभिशाप या प्रार्थना आए। ये सारे वर्ड्स पर गौर करिए आप, है ना। इच्छा, शुभकामना, नमस्कार, अभिशाप, प्रार्थना, ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑप्टेटिव के अंदर रखी गई हैं। अब देखो इच्छा के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, अपूर्ण पूर्ण दोनों तरह की हो सकती हैं। शुभकामना को जान लो थोड़ा सा, अभी हम सबको जानने वाले हैं। वैसे शुभकामना क्या है कि हम किसी के अच्छे के लिए बात कर रहे होते हैं, कुछ किसी का सेलिब्रेशन है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है कुछ, तो उस पर हम भी अपनी मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। जैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली टाइप। नमस्कार के लिए आप सब जानते हैं गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट। अभिशाप के लिए क्या होता है, बुरे के लिए बोल रहे होते हैं, गो टू हेल, नर्क में जाओ या पहाड़ में जाओ भी इसका होता है। प्रार्थना के लिए बोल रहे होते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। तो ये सारी बातें इसमें आ रही हैं। अब यहीं पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जान लें कि डिफरेंस क्या है ना, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ये डिफरेंस बहुत जानना ज़रूरी है ना। डिफरेंस नहीं जान पाएंगे आप तो फिर कई बार प्रॉब्लम करता है। अब देखो डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ी आसान सी भाषा में डिफरेंस हो जाएगा, है ना। और ये डिफरेंस में हम सबसे पहले इनको लिख लेते हैं ना, ये दोनों को ही। एक बार हमने लिख लिया है ऑप्टेटिव, और दूसरा हमने लिख लिया है एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए जो ऑप्टेटिव है वो जो होता है वो होता है वेल प्लान, प्री प्लान। और ये एक्सक्लेमेटरी होता है सडन स्पोकन, अचानक से बोला हुआ होता है जो। तो उसी आधार पर हम अंतर करें। ये होता है, आसानी से लिख लो आसान भाषा में, सोचा समझा हुआ। सोचा समझा हुआ मीन्स आपने प्लान करके बोला है, दिमाग में पहले से था। एक्सक्लेमेटरी के बारे में हम कल काफ़ी लिए थे क्लास, और उसमें सभी आपने देखा भी था कि इसमें समय नहीं मिल रहा था दिमाग को, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये था बिना सोचा समझा हुआ।
बिना सोचा समझा या कहिए अचानक से बोला हुआ। अब देखिए कुछ सेंटेंस भी आप दिमाग में रखें इसके। जैसे सोचा समझा हुआ, हम एक आसान सा यहाँ से ले लीजिए नमस्कार, इससे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपने किसी को नमस्कार किया है या करना है। मान लीजिए जो भी आपके बड़े हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं या कोई भी हो जिसको आप नमस्कार करना चाह रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, वो लाइव समझिए ना, सामने से आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको पहले से पता चल जाएगा हमें नहीं नमस्ते करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आ रहे थे वो और अचानक से निकल गया आपका नमस्ते और फिर कह रहे हैं देखियो ऐसे नहीं कह रहे थे, है ना, गलत हो गया। ये हम नहीं करते हैं। भले क्या है, नमस्ते को हम प्लान करके बोलते हैं कि इसको करना है। कल हमारे सेंटेंस आए थे इस तरह के कि कितना ऊंचा पेड़ है, क्या कुर्सी है, या और भी चीज़ें हो सकती थी, तो वो सारी हमारी अचानक से हो रही थी सब। तो ये दोनों का डिफरेंस है। दोनों का साइन एक जैसा होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आएगा लास्ट में, लेकिन दोनों में क्या होता है, ऑप्टेटिव हमेशा प्लान करके बोला हुआ होता है, वेल प्लान, और जो एक्सक्लेमेटरी है वो अचानक से बोला हुआ होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। अब देखो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं ऑप्टेटिव को लेकर ही, डेफिनेशन आपके सामने है ही। अब एक सेंटेंस लिखा है द beggar said मे यू लिव लॉन्ग। ये आपका वाक्य। अब देखिए बैगर कह रहे हैं भिखारी। भिखारी ने कहा, सेंटेंस बनता है भिखारी ने कहा, और अंदर लिखा है मे यू लिव लॉन्ग। मीनिंग बनता है इसका आपकी लंबी आयु हो, आपकी लंबी आयु हो। अब हमें सोचना यहाँ पर है कि भिखारी ने कहा जैसे आपकी लंबी आयु हो, तो क्या भिखारी के ऐसा कहने से हो सकता है लंबी आयु? अगर हम सोचें थोड़ी देर के लिए, तो क्या ऐसा करने से भिखारी की लंबी आयु हो सकती है किसी की? और आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हो भी सकती है, नहीं भी। इसे बोलते हैं क्लासिकल आंसर। जनरली पब्लिक ऐसा बोलती है कि हो भी सकता है जी, ना भी हो सकता। अब जहाँ भी ऐसा डाउट आए कि चीज़ें हो भी सकती हैं नहीं भी, तो ग्रामर वहाँ पे एक रूल देता है, और वो रूल ये है कि आप उस चीज़ का सर्वे करें। सर्वे करने का मतलब जनरली दिमाग में सोचें ऐसे ही, सर्वे करने कहीं निकले ना ऐसे फील्ड में निकल गए आप। सिर्फ एक मानक है, सोचना है कि मान लीजिए कोई भिखारी 100 लोगों को ऐसा कहे, सेम यही लाइन 100 लोगों को कहे, तो क्या होगा कि 100 में से अब ये सोचना है हमें कि अधिकांश की लंबी आयु हो गई होंगी या रेयरली 2 4 1 2 की हुई होंगी। क्या होता है? होता क्या है, किसी 1 2 की हो गई होगी, ये आंसर आएगा, है ना। मैक्सिमम्स की नहीं होंगी ऐसा कहने से। ठीक। और यदि ऐसा हो जाता, जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा हो जाता कि भिखारी के कहने से लंबी आयु हो जाया करती, फिर क्या होता? फिर भिखारी का ऑफिस होता। ठीक है, और भिखारी का ऑफिस होता और लोग उससे कहलवाने आया करते हैं ना कि लो जी भिखारी सर हमें ऐसा कह दो। और शायद यहाँ पर दिक्कत आती, जो अमीर लोग होते वो ज़्यादा पैसे देते हैं ना, और कहते कि हमें 2 बार कह दो, है ना, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। बेचारे गरीब लोग मारे जाते। तो कोई ईश्वर है जिसने ये व्यवस्था बनाई है कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसलिए सबके निगाह में वो बराबर में ही रखता है सबको ना। तो ये चीज़ें हम जान गए यहाँ पे कि ऐसा कहने से नहीं हो सकता है। अब देखो ये जो हमारे ऊपर बातें लिखी थी, ये कि इच्छा हो सकता है ना, ये शुभकामना, ये वाली चीज़ें हमें चेक करनी है कि सेंटेंस जो हमें लिख कर आया है वो क्या है। तो भिखारी ने सिर्फ ये कहा है, उसके कहने से ऐसा पूरा नहीं हो रहा है, राइट। तो ये बात क्या हुई हमारी, एक इच्छा है, इच्छा, है ना। अब हम इसे कह सकते हैं एक ये प्रार्थना भी आप इसे कह सकते हो। अभी मैं सिखाऊंगा आगे कि प्रार्थना और इच्छा लगभग एक जैसा स्ट्रक्चर लेती हैं, तो दोनों में अंतर ज़्यादा ना समझें आप। अब हम कुछ चीज़ें लिख लेंगे कि कोई चीज़ अगर जब हम सेट कर लें कि वो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो हमें उसको करना क्या है। देखिए अगर कोई इच्छा है तो उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होता है विज्ड में, विज्ड। उसका जो कंजक्शन है वो आता है दैट। ठीक है, लिख लीजिए चाहे इनके ऊपर आप लिख लीजिए कि ये जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी का मतलब
रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है आपका, ये है कंजक्शन जो हम लगाते ला रहे हैं पीछे से, है ना। तो उसी क्रम में आप चलें। अब देखिए अगला बात लिखी थी वहाँ पे, शुभ कामना। और शुभकामना के बारे में हमने अभी बात की थी, मुबारकबाद भी कहते हैं इसको, बधाई देना भी कहते हैं। और ये हैप्पी करके आता है जनरली ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ये इस तरह। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसके लिए भी विज्ड है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगाया जाता। आप लिख लेंगे नो कंजक्शन इज रिक्वायर्ड। कोई कंजक्शन नहीं, ऐसे ही ऐड करना है बिना कंजक्शन के। अगला हमारा पॉइंट लिखा था नमस्कार। किसी सेंटेंस में नमस्कार आया है। नमस्कार का पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये दो तरह से होता है। एक बार तो हम इसके लिए लगा सकते हैं विज्ड, और एक बार इसके लिए हम लगाते हैं बेड। ये भी वर्ब है। अब ये कब कब क्यों हो रहा है ऐसा ना, नमस्कार के साथ दो क्यों हो रहे हैं? कारण है कि नमस्कार दो तरह का होता है। एक तो नमस्कार होता है मिलने पर, मिलने पर। एक होता है बिछड़ने पर। अब देखिए मिलने पर क्या है, मिलने पर होता है जब हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है, हम मिले हैं तब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक। लेकिन हम कह रहे हैं गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है। ये क्या है, ये हम जा रहे हैं जब। अब तो दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया इन लोगों ने। दोनों में ही कॉमन क्या है, कंजक्शन को लेकर दोनों कॉमन है कि दोनों में नहीं लगेगा कंजक्शन, ठीक है। ऐसे ही ऐड होगा, यहाँ ऊपर वाले में कंजक्शन नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है जी। अब देखो फिर और ऊपर आ जाइए थोड़ा सा। अगली बात हमारी नमस्कार से आगे लिखा है देखिए जैसे हमारी दो तीन बातें हो गई, इच्छा हो गया है ना, शुभकामना हो गया है, नमस्कार हो गया है ना, फिर आ रहा है अभिशाप और प्रार्थना। इनके आने पर क्या होगा। अब देखो आ जाए हमारा अभिशाप। अभिशाप को नॉर्मल वर्ड में हम बोलते हैं बद्दुआ देना, किसी के बुरे की कामना करना। तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब बनता है कर्स्ड, और कंजक्शन होता है इसका दैट। यहाँ पॉइंट याद रखें, इसमें दैट है। आगे आ रहा था प्रार्थना। प्रार्थना, और यहाँ याद रखें कि ईश्वर का जिक्र भी किया गया हो उसमें, है ना, ईश्वर को भी लाया गया हो गॉड करके, तब इसकी दो रिपोर्टिंग वर्ब बनती हैं। एक तो होता है प्रेड फॉर, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इसमें। और अगर इससे बचना चाहें आप, है ना, इसका एक ऑप्शन भी है, और ऑप्शन क्या है कि इसमें भी आप विज्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, विज्ड। और सर कंजक्शन इसका ये, इसका भी दैट। अब यहाँ खास बात आप ध्यान देंगे कि देखिए जहाँ जहाँ दैट है, ये है ना, जहाँ जहाँ दैट है, तो ये समझ जाएं कि जहाँ जहाँ पे दैट है उनके जो पीछे का स्ट्रक्चर आना है वो स्ट्रक्चर असर्टिव में आएगा। कल हमने काफ़ी बात की थी असर्टिव के बारे में, क्योंकि हमारा जो वाक्य मिलेगा हमें पहले से वो असर्टिव नहीं होगा, उसे हमें असर्टिव में कन्वर्ट करके लाएंगे जहाँ जहाँ दैट है। अब देखिए ये हमारे पास सेंटेंस लिखा है, ये द बेगर सेड मे यू लिव लॉन्ग। द बेगर सेड मे यू लिव लॉन्ग। कौन कौन जुड़े हैं भाई, कौन कौन जुड़े हैं, दिखाओ जरा मुझे। कपिल सागर, और मोहम्मद सारिक, प्रियांशी, अंशी और मुजम्मिल सैफ़ी। चलिए, है ना, सबका स्वागत है, और आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए मुझे रेस्पॉन्ड भी करते रहिए आप। अगर कोई जो आपको लग रहा है कि ये हम इसमें क्लियर नहीं है हमारा, तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। पहले आप बता ही दो, आप बताइए ज़रा, अब तक जो मैंने बोला है पढ़ा है आपको, ये कन्फर्म है? सभी स्टूडेंट जो सुन रहे हैं बताइए, अपना रेस्पॉन्ड दीजिए। जिन लोगों ने गुड मॉर्निंग भेजा है, वेरी गुड, गुड इवनिंग भेजा है, ओके ओके,
वेरी गुड इवनिंग। अपना रेस्पॉन्ड बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है अब तक जो हमने सीखा। अभी वैसे कोई सेंटेंस भी फॉर्म नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। चलिए वेरी गुड। मोहम्मद सारिक कह रहे हैं जी सर। चलिए बढ़िया बात। अच्छे बच्चे हैं सभी, है ना। कल मैंने देखा था काफ़ी रेस्पॉन्ड किया था सबने। देखिए रेस्पॉन्ड करोगे आप तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब कि हमें सोचते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। कपिल सागर भी आए हैं, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं शायद आज, है ना। चलो नहीं, कुछ के नाम आ रहे हैं, अच्छी बात है। आइए सबका स्वागत है। देखिए आइए, ये हमारा सेंटेंस था द बैगर सैड मे यू लिव लॉन्ग। हमने इसका मीनिंग किया था और मीनिंग बन रहा था जी कि भिखारी ने कहा आपकी आयु लंबी हो। अंदर के सेंटेंस का मीनिंग था आपकी आयु लंबी हो। अब देखो ये सोचो, हम बात अभी क्लियर भी करे थे ये वाली कि भिखारी के ऐसा कहने से हो सकता है क्या। तो हमारा क्या निर्णय निकला था कि ऐसा नहीं भी हो सकता। ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा हो जाए। हम अभी बात भी करें हैं कि ना हो जाता है ऐसा तो फिर तो भिखारी भिखारी नहीं रह जाता, है ना। वो तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है ना, कोई चीफ आदमी बन जाता। लोग ऐसे कहलवाया करते उससे पैसे दे देंगे। तो ये एक मात्र इच्छा है, ठीक है। और यहाँ अगर आपके दिमाग में पॉइंट जाए कि सर ये एक वरदान भी हो सकता है ना, प्रार्थना भी हो सकती है, ईश्वर से कह रहा है वो ना आपकी लंबी आयु हो। तो इसमें क्या है, ये हम प्रार्थना वाले मैटर पे भी जाएं तो उसका भी विश है वर्ब। यहाँ देख लेंगे आप, ना, ये भी विश है और इच्छा वाले का वर्ब भी विश है। तो यहाँ आप बिल्कुल भी डाउटेड ना हो, इच्छा ही एक प्रकार से प्रार्थना है। अब यहाँ एक नई बात आप सीखें। नई बात क्या आ रही है उसमें कि वहाँ कल हम इस बात पर बोले थे कि यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है। इसको पॉइंट करिए गौर से कि अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है। और जैसा कि आप सीखे हुए होंगे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। और हमारे सेंटेंस में जो हमें दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब का एरिया, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को अज्यूम करते हैं, मानते हैं। और उसका सीरियल क्या था, मैंने कल थोड़ा सा बोला भी था, कहीं पर जब प्रोनाउंस आते हैं तो उनके बेस पर हम मानते हैं, है ना। कुछ हमारे जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध हैं, उसके आधार पर मानते हैं। और जब कभी हमारा बिल्कुल क्लियर ना हो पाए, यहाँ याद रखें ग्रामर ने एक रूल बना रखा है इसके लिए कि अगर आपका क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि कौन है जी, है ना, जहाँ पे जेंडर क्लियर ना हो, क्लियर होने का मतलब है जेंडर क्लियर ना हो कि वो जिससे बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट में आ रहा है कि वो मेल है या फीमेल है ना, जब ये वाली बात क्लियर ना हो तब उसके लिए एक फार्मूला आता है। और वो फार्मूला ये कहता है कि आपको वहाँ पर मेल जेंडर का प्रोनाउन अज्यूम करना है, मेल जेंडर का। जैसे हम यहाँ पे देखें, अब पहले सोचो कि भिखारी कह रहा है ना कि आपकी लंबी आयु हो। अब मुझे आप सब लोग रेस्पॉन्ड करिए, मैं आप क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन है कि भिखारी ने कहा कि आपकी लंबी आयु हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि भिखारी जो ये कह रहा है ये किसी मेल से कह रहा है या फीमेल से, मीन्स लेडी या जेंट, स्त्री से कह रहा है, पुरुष से कह रहा है। आप लोग बताइए, है ना, कि किस से कह रहा है। क्या इसका उत्तर क्या हो सकता है कि मेल से कह रहा है या फीमेल से कह रहा होगा, किस से कह रहा होगा? एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको कंफर्म कर पाएंगे तो वो ये इजी हो जाएगा बहुत आपके लिए। ज़रा बताइए, रेस्पॉन्ड करिए कमेंट में, किस से कह रहा होगा भिखारी? मेल से कह रहा होगा या फीमेल से कह रहा होगा? बोलो ज़रा। बताइए ज़रा भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मुझे ये रेस्पॉन्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, शायद आप इसे कैसे ही मानिए, लेकिन मुझे रेस्पॉन्ड का आता है कि रेस्पॉन्ड करें आप। फीमेल से, अच्छा इन्होंने लिखा अनसीन है, फीमेल से कह रहा है। ओह, और कोई जवाब दो दूसरे। अभी तो भाई सही आंसर नहीं आ रहा है, अनसी, है ना, सही आंसर नहीं आ रहा है ये। ऐसा बिल्कुल ना सोचो कि जो मेल है वो मेल का देंगे, जो फीमेल है फीमेल का देंगे, है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई।
ये हमें दिख तो रहा ही नहीं है बोर्ड पे, ना भिखारी दिख रहा है ना ही वो दिख रहा है जिससे ये कह रहा है। बस हमें यहाँ एक लॉजिक समझना है कि किससे कह रहा है। और बताइए, अंशी ने तो जवाब दिया है, और भी दो ना, और भी लोग सुन रहे हो, कुछ तो आपके माइंड में आ रहा होगा। वो सीन समझो आप, है ना, ये सीन समझ के चलो कि जब ये भिखारी कह रहा होगा तो वो सीन होगा ना, भिखारी है एक तरफ और जिससे वो कह रहा है वो भी होगा, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अकेला अकेला भिखारी कह रहा होगा। और ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि दूसरे भिखारी से तो नहीं कह रहा है ये, है ना। जानते हैं यहाँ पर ना ये तो कि दूसरे भिखारी से तो नहीं कह रहा है कि चलो लंच टाइम में खाली बैठे हैं तुझे ही बोल दूँ आज ले तेरी भी लंबी आयु हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, किसी और से ही कहेगा। अब आपको बताना है वो है कौन, क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्ट मानना है उसको। ठीक है, बताओ ज़रा। फीमेल, अच्छा प्रियांशी भी फीमेल कह रही हैं। आपको कैसे लग रहा है फीमेल से, मतलब नहीं ये तो भाई बढ़िया बात नहीं हो रही। अब ऐसे तो बॉयज़ कहेंगे ना, बॉयज़ कहेंगे साहब मेल से कह रहा है। अब देखो ये, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, है ना। देखिए पॉइंट ये है कि ये हमें तो सीन तो दिख ही नहीं रहा है, लाइव तो हम देख ही नहीं रहे इसको, है ना भिखारी हमें दिख रहा है ना जिससे कह रहा है वो। तो यहाँ क्या होता है, आपको आंसर ये करना चाहिए था कि सर वो मेल या फीमेल दोनों में से किसी से भी कह सकता है। ये वाली बात मेल से भी बोली जा सकती है और ये बात फीमेल से भी बोली जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर है ये, जो अभी हम कह रहे थे क्लासिकल आंसर है ना, कि किसी से भी कह सकता है। भाई उसको तो जो चाहिए भीख मांग रहा है मान लो, तो दोनों से मिल सकती है उसको, है ना, मेल से भी मिल सकती है फीमेल से भी मिल सकती है। अब यहाँ सुनिए कि जहाँ पर भी ये हमारा डाउट आ जाता है कि हम जेंडर क्लियर नहीं कर पाते, है ना, कि वो मेल है कि फीमेल है। कभी भी आप ध्यान रखें, ग्रामर में कभी भी आपका ये वाला पॉइंट आ जाए क्लियर ही नहीं कर पा रहे आप, तो वहाँ पे ग्रामर एक रूल देता है, और वो रूल ये है कि वहाँ पर आप मेल को मानेंगे। किसको मानेंगे? मेल को। इसमें जो फीमेल्स हैं वो बुरा ना माने, है ना, ये रूल है ग्रामर का, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि जहाँ पर भी जेंडर क्लियर नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, मेल को माना जाता है। ठीक है, ये ग्रामर का फॉर्मूला है जेंडर क्लियर ना होने पर। आइए अब जब हम इस सेंटेंस को बनाएं, देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म करते हुए चलें, तो ये तो हमें मालूम है ना, जो भिखारी ने बोला है वो एक विश है, और जब आप इसको फॉर्म करोगे तो इतना जब हम बना कर लाए, द बेगर, और ये आपका बना रिपोर्टिंग वर्ब हो गया विज्ड। और हम जो ये ऑब्जेक्ट मानेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया है हिम, मेल जेंडर का ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं कल भी बताई थी बात कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट जिसे आप अज्यूम कर रहे हो, मतलब मान रहे हो, तो उसे लिखें ज़रूर, और लिखकर आप उसे ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, है ना, लिखकर उसे ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर सर होते हैं आपके, बोर्ड एग्ज़ाम चेक करेंगे आपकी नोटबुक, तो इससे उन्हें मैसेज जाता है कि आपको ये वाला फार्मूला पता है, आपने कोई ऐसे अनुमान से नहीं लिख दिया है ना। कई बच्चे होता है कई बार धोखे से लिख देते हैं, या कैसे ऐसे लिख दिया अंदाजे में, उन्हें कन्फर्म नहीं है सही है गलत है। वो वाली बात एग्जामिनर को मालूम चलती है इससे कि आप ये फार्मूला जानते हो। ठीक है, और ये आपकी जो नोटबुक ही जाएगी वहाँ पर, आप तो जाओगे नहीं, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, ये वाली बात मेरी ज़रूर माने आप। ठीक है, क्योंकि मैं भी कई साल बोर्ड एग्ज़ाम्स की कॉपी चेक की हैं और अभी भी मैं हूँ कार्यरत, तो मेरा अनुभव है ये। ठीक है, इससे मैंने महसूस किया है, और भी मैंने अपने साथियों से भी पूछा कई बार, तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ इस तरह फ़र्क पड़ता है। तो आपको वही करना है जिससे आपकी अच्छी मार्किंग हो, अच्छी मार्किंग होगी आपको फ़ायदा होगा, है ना, और इसीलिए तो हम सब जुड़े हैं कि आप सबको फ़ायदा हो। आइए हम देखते हैं आगे। उसके सामने, इच्छा के सामने लिखा है, देखो कंजक्शन के एरिया में लिखा है दैट। और दैट का मतलब कंजक्शन लगाना है दैट। अब हमें ये आप समझ गए कि दैट लग गया है, और अभी हम कल भी बात कर रहे थे, अब फिर से कह रहे हैं कि दैट लग जाने का मतलब है असर्टिव बनना। दैट लग जाने का मतलब है असर्टिव बनना, और असर्टिव क्या होता है? असर्टिव होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे लास्ट होता है। ये असर्टिव का स्ट्रक्चर है। अब देखो हम क्या करें, सेंटेंस देखिए, हमारा सेंटेंस है ये वाला, मैं यू ले लाऊँ। अब जब हम इसे शुरू करेंगे तो शुरू करने के लिए सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट कौन है वहाँ पे सब्जेक्ट है यू। क्या सब्जेक्ट है? यू। और आप जानते हो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? चेंज होता है।
हैं, और चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा था नहीं, हमने मान लिया था, और हमने माना किसे, हिम को। अब हम हिम के अकॉर्डिंग चेंज करके लाएंगे। वापस यू पे जाओ, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो उसकी जगह पर सब्जेक्ट ही आएगा अब। लेकिन वो सब्जेक्ट किसका आएगा, वो हिम का सब्जेक्ट आएगा। और हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, आप टेबल के अकॉर्डिंग जानते होंगे, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। ठीक। अब देखिए जब हम असर्टिव बना रहे हैं तो सारे रूल्स भी हम असर्टिव के ही लगाएंगे, मतलब वर्ब के रूल्स और प्रोनाउंस के रूल्स। तो प्रोनाउन तो हमने चेंज कर लिया है। अब वर्ब को देखिए, वर्ब हमारे पास मे और लिव। मे एक मॉडल होता है, जानते होंगे आप, ये मॉडल होता है, और मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, उसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब हम मे को तो पास्ट करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस इधर विज्ड पास्ट में है। मे को पास्ट करेंगे तो मे का पास्ट होता है माइट। अब चाहे मॉडल प्रेजेंट में हो चाहे मॉडल पास्ट में हो, है ना, कोई भी मॉडल, वो हमेशा अपने साथ V1 लेती है। V1 मतलब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पहले से है ही, उसको लिख लीजिए ऐसे ही, लिव। और लॉन्ग यहाँ पर एडवर्ब है, इसलिए उसको तो चेंज करेंगे ही नहीं, है ना। ये भी आप याद रखो, जब इनडायरेक्ट स्पीच आप बना रहे हो तो सिर्फ 3 चीज़ें चेंज होती हैं, 3 चीज़ें, है ना। पहली क्या है, पहली आपका प्रोनाउन, दूसरा क्या है वर्ब, और तीसरा होता है निकटता सूचक शब्द, जैसे दिस का दैट करते हैं ना, नाउ का देन, ये। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच आते रहते हैं, कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है ना, कोई एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन भी आ सकता है ना, और आपका आर्टिकल भी आता है। तो ये सारे वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं। बेहतर हो कि आप इनको पहचान लें। अब देखो ऊपर ये हमारा लिखा था, ये डायरेक्ट स्पीच में वाक्य था यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया है। अब पहले तो आप ये बता लीजिए कि यहाँ तक कोई किसी का डाउट है, तो यहाँ तक कोई किसी का डाउट है, ठीक है, तो हम उसे क्लियर करेंगे पहले। और दूसरी बात कि इनमें से आप किसी और का भी सेंटेंस देखना चाहते हैं, जो लिखे हैं सारे, किसी और का भी सेंटेंस देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। ओके, कि फर्स्ट मुझे कमेंट में बता दीजिए कि यहाँ तक का क्लियर है, और फिर आप इनमें से किसका और सेंटेंस देखना चाहते हैं, बोलो जल्दी बताइए ज़रा, जल्दी जल्दी। कमेंट थोड़ा फास्ट किया करो, आज तो न्यू जनरेशन है, कमेंट बड़ी तेज करते हैं लोग। बोलिए भाई, जिन्होंने पहले कमेंट किया था वही कर दो। मैं फिर से दोहराऊं क्वेश्चन कि ये अगर क्लियर है तो आप ये बता दीजिए कंफर्म है, और फिर आप इनमें से किसी और का एग्जाम्पल चाहते हैं तो वो बता दीजिए। ये कमेंट वाले लोग चले कहाँ गए हैं भाई, मिस अंशी हैं, प्रियांशी हैं, हेलो, इज देयर एनीबडी? भैया आप कमेंट बताएंगे नहीं, है ना, क्या समझ नहीं आ रहा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। अब इनमें से मुझे किसी और का सेंटेंस और रिकमेंड कर दीजिए, मैं उसका फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। बहुत बढ़िया है, क्लियर है। एक बार में क्लियर हो जाता है तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं भाई, वन टच डायलिंग कहलाते हैं। और लेकिन नहीं भी अगर जिनका हो रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम फिर से बताएंगे। कोई और सेंटेंस देख लीजिए इनमें से जो आपके लिख रहे हैं, जैसे कि ना सारी चीज़ें लिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये शुभ इच्छा है, शुभकामना है, नमस्कार है, अभिशाप है, प्रार्थना है। तो चलिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं लोग, क्लियर है ना। इससे हमें बड़ा खुशी होती है ना जब लोग कहते हैं क्लियर है। अगर कहीं आपको लग रहा है इसमें कोई, आप बताइए, दूसरा कोई मैं बताता हूँ।
ये अंशी हैं प्रियांशी, अरुण सैनी और मुजम्मिल सैफ़ी। सैफ़ी हैं, सैफ हैं शायद, है ना। चलो तो इन सब का क्लियर है ना, अच्छी बात। कोई और दूसरा सेंटेंस नहीं देखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से देखना चाहिए आपको, क्योंकि जब मैं अभी एक और बताऊंगा ना आगे, फिर आप कहोगे ये तो अलग हो रहा है। हैं? चलिए क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं ना। मैं दिखाता हूँ आपको, यही ऑप्टेटिव और वैरायटी लेकर आएगा। आइए देखिए हमारे पास सेंटेंस लिखा है अब इस तरह, ये सेंटेंस लिखा है ना, और इसको मार्क करके चलें, ऑप्टेटिव ही है। देखिए इसका मीनिंग हम सुने, मीनिंग है ही सैड, उसने कहा, कोई ही है, उसने कहा ओ फॉर ए कप ऑफ टी, और इसका मीनिंग आ रहा है अंदर, काश एक कप चाय होती, काश एक कप चाय होती। ये तो आप समझ गए होंगे ना, इच्छा है, किसी ने चाय की इच्छा की है ना, ये तो समझ ही आ रहा है। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात आप देखेंगे कि सब्जेक्ट गायब है, और कमाल की बात वर्ब का एरिया भी गायब है, ठीक है, और ये भी ऑप्टेटिव होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, इसको हम है ना क्लियरली जान लेंगे। ये उस सीरीज़ से थोड़ा अलग है जो हम अभी सीख के आए हैं। यहाँ सबसे पहले आप, मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, इनको देख लीजिए ना। जैसे लिखा है ओ, कई बार ओह भी आता है इसमें, इफ़ ओनली, और ये वुड। इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आए, ठीक है। और ये सभी क्या है, इन सभी का सेम ही मीनिंग आता है। हिंदी मीनिंग होता है इनका काश, वैसे उर्दू में कहते हैं काश, लेकिन फेमिलियर वर्ड है। हिंदी अगर करो उसको तो हिंदी होता है यदि। अब देखो ये सारे जो वर्ड लिखे हैं इन सब का एक ही मीनिंग है, और वो मीनिंग है काश या यदि। अब हम जो ओ लिखा है उसको हम इसीलिए कह रहे हैं काश, काश एक कप चाय होती, और ये आप समझ लीजिए ये इच्छा है ना। अब यहाँ क्या, सब्जेक्ट और वर्ब का एरिया नहीं दिया गया है, तो आप ये समझ जाएं कि ऐसा तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। सेंटेंस की तो परिभाषा ही ये है, सेंटेंस की परिभाषा होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जिसमें है वही तो सब्जेक्ट है, ठीक है, और वही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन लेकर वही सेंटेंस है। अब यहाँ क्यों नहीं है फिर, उसका ये मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो हाइडन एरिया में है, मतलब छिपे हुआ हिस्से में है, ठीक है। अब ये समझ जाएं कि ये जो बात कही है जिसने भी, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये ही है, ये इसने बोली ये बात है ना, ये मांग रहा है चाय, और इसकी वर्ब ये है। तो जो हम देख रहे थे कि अंदर गायब है सब, तो वो सब गायब नहीं है ना, वो सब इधर है। ऐसा कई बार होता है, इंटर लेवल पर इस तरह के सेंटेंसेस भी देखे जाते हैं। अब जब हम इसे बनाएंगे तो ये तो कन्फर्म है कि अंदर इच्छा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज कर लीजिए वैसे ही विज्ड। अब यहाँ पॉइंट रखेंगे आप कि इसमें कंजक्शन नहीं लगाना है आपको कोई भी, ठीक। कंजक्शन जब लगाते हैं, आपने पीछे के सेंटेंस देखे होंगे, तो कंजक्शन लगने से क्या होता है कि उसके दो एरिया बन जाते हैं। एक तो कंजक्शन से पहले वाला एरिया हो जाता है, और एक कंजक्शन से बाद का एरिया हो जाता है। और आप ये भी याद रखो कि जितने भी इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य हैं, जितने भी इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य हैं, वो सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं वो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन जब हम और देखते हैं सारा टॉपिक, उसमें कॉम्प्लेक्स का एरिया कहाँ आता है, सिंथेसिस में। तो सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। तो जनरली क्या होता है, तीन ही टाइप के सेंटेंस हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। और ये जो हमारा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही तीन टाइप के सेंटेंस चलेंगे, है ना। अब पॉइंट क्या होता है कि जितने भी दैट से लगकर या किसी और कंजक्शन से लगकर वाक्य बनते हैं, वो सब होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। लेकिन जब हम बिना कंजक्शन के किसी वाक्य को बनाते हैं,
तो बिना कंजक्शन का वाक्य होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। लेकिन होता एक ही बात है, हम किसी भी सिंपल को कम्प्लेक्स बना सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स को सिंपल भी बना सकते हैं, और इन दोनों को ही कंपाउंड भी बना सकते हैं। अगले चैप्टर्स में आप सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और ये सिंथेसिस में। तो यहाँ ये इसलिए हो रहा है ना कि यहाँ आपको कंजक्शन नहीं लगाना है। अब कंजक्शन क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब तो बाहर वाला ही है, वही अंदर दिया नहीं है। अंदर एक और होता कोई, फिर हम उसको अलग से लिखते। ठीक है, अब हमने जो विस लगाया है, ये विस का जो रिप्लेसमेंट है इस ओ से है, ये हट जाएगा। अब अंदर जब आए बचेगा हमारा फॉर ए कप ऑफ टी, जिनमें से जो फोर है, ये फोर वाक्य में प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह। नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, जो नाउन के पहले आए तो प्रीपोजिशन होता है। अब हम क्या है, इससे ही वाक्य को ऐड करेंगे इसमें, ही विस्ड फॉर ए कप ऑफ टी। ऊपर का सेंटेंस का मीनिंग था कि उसने कहा काश एक कप चाय होती। अब इस वाले का अर्थ है नीचे जो बना है कि उसने एक कप चाय के लिए इच्छा की, उसने एक कप चाय के लिए इच्छा की। कल हम एक बात जाने थे कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इसलिए डायरेक्ट है क्योंकि वो जैसा जिसने बोला है, जैसा भी जिसने बोला है वो वैसा ही लिखा है, सेम टू सेम। और जब वो इनडायरेक्ट हुआ है, अब वो इनडायरेक्ट वैसा नहीं है, मतलब उसमें किसी सुनने वाले ने, जिसने उसको सुना था, उसने कुछ चेंजेस ला लिए हैं उसमें, है ना। और सुनाने वाले को, जिसको वो सुना रहा है, उसको वो चेंज करके सुना रहा है, यही इनडायरेक्ट है। तो नीचे वाला जो हो रहा है, नीचे वाला किसी तीसरे व्यक्ति ने बोला है चौथे व्यक्ति से, और ऊपर वाला जो था वो ऊपर वाला ही ने बोला था, और ही ने किसी अपने सामने वाले से बोला था जो उसके साथ खड़ा हो, सामने हो सकता है कि भाई काश एक कप चाय होती, एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता है ना, टाइप ऐसे कुछ कह रहा है। लेकिन ये बात किसी तीसरे व्यक्ति ने भी सुन ली, और तीसरे व्यक्ति ने सुन के, कई बार देखते हो रहा नहीं जाता है ना बात सुनकर, बतानी पड़ती है किसी को, ऐसे कीड़े से आते हैं अंदर, चुगली टाइप कहते हैं उसको। तो वो वाली बात है ये, ठीक, कि सुनकर आए, अब ये किसी को बता दी, उन्होंने कह दिया कि वो एक कप चाय चाहता था, या उसको एक कप चाय चाहिए थी, मांग रहा था, ऐसे अलग अलग वर्ड्स में बोलते हैं। तो ये आपका सारा ये कारण है। और जितना अच्छा आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ पाएंगे अच्छे से, ये बात तो उतनी अच्छी से समझ पाएंगे जब आप ये समझ जाएं कि इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी की बात सुनकर किसी और को बताना है, किसी की बात सुनकर किसी और को बताना है। और जो इस काम में एक्सपर्ट हैं, होते ही हैं ना, आप देखते हो कहीं बात सुनकर आए, उनको रुका नहीं जाता है, बता के छोड़ेंगे वो दूसरे को। तो जो इस काम में जितने एक्सपर्ट हैं उनको ये उतना ही अच्छा आता है। ठीक है, आसान भाषा में आप इसे कह सकते हो चुगली करना भी, है ना। किसी की बात सुनाए हैं और उसमें थोड़ा सा मसाला लगा लिया अपनी तरफ से, और फिर सुना रहे हैं उसको। तो ये मसाला लगाना ही इनडायरेक्ट स्पीच है, जो चेंजेस करके हम बोलते हैं ना बीच बीच में, कभी ये चेंज कर दिया, कभी उधर चेंज कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का ये रूल्स बना दिया उसका। ठीक है ये सारी बात आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की थी। अब मुझे बता दो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई आपका जो भी क्वेश्चन है, कोई और डाउट है जो भी, सारे टॉपिक का मैं फिर से बता सकता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बता दो। फोर्टी थ्री, चलो एक दो डाउट लेते हैं इनका भी, कोई डाउट बताएंगे तो मैं करूँगा। देखिए हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था, मतलब ये तो हमें पढ़ाना था। आप मुझे कहिए कुछ कि ये वाला और बताओ, मैं बताऊंगा अभी। बताओ ज़रा जल्दी जल्दी, यहाँ तक सब कन्फर्म है? एक दो सेंटेंसेस हम ले सकते हैं, और आप कहिए, बताइए। थोड़ा जल्दी करो भाई। क्या यहाँ तक क्लियर है सबका भाई? बताओ।
नहीं क्लियर है तो आप कोई ना कोई सेंटेंस बताइए, है ना, या उसका ऐसा छोटा सा थोड़ा कुछ एक दो वर्ड बता दीजिए, मैं फिर उसको लिख लूँगा उसके ज़रिए, है ना, कि ये वाला बताओ। अगर ये कन्फर्म है ना, तो फिर हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। अच्छा, प्रियांशी कह रही हैं यस सर, फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस और बता दो। फर्स्ट या सेकंड, है ना, फर्स्ट या सेकंड का मतलब एक तो हो गया आपका शुभकामना वाला, है ना, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप यस कह देना। एक तो शुभकामना वाला हो गया और एक नमस्कार वाला। इज इट मिस प्रियांशी, बताइए, एक शुभकामना वाला चाहते हैं आप और एक नमस्कार वाला चाहते हैं। ऐसे ही बताया करो, हम बताएंगे बिल्कुल, हम कमिटमेंट किए हुए हैं इधर भाई, बताने के लिए आते हैं हम इधर। जहाँ भी हल्का सा भी आपका डाउट है तो पूछो ज़रूर। ये ऐसे यस सर कह रहे हो आप, कई बार नहीं भी आता है ना, तो इसमें कोई रेस्पेक्ट वाला मैटर कुछ नहीं है, कोई किसी को देख ही नहीं रहा इधर, है ना। क्लास में कई बार होता है, कई बच्चे पूछ ही नहीं पाते कि बच्चे दूसरे वाले क्या कहेंगे, है ना, हमारी इंसल्ट ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप खूब सवाल करिए। प्रियांशी कह रही हैं नहीं। अच्छा अच्छा, बेड नमस्कार ही तो है भाई। नमस्कार वाला ही है बेड नमस्कार अच्छा, एक तो विश वाला नमस्कार है और एक बेड वाला नमस्कार। अच्छा अच्छा, चलो मैं दोनों दिखा देता हूँ, है ना प्रियांशी, ये आप देखिए, दोनों को देख लो, ये बेड वाला और ये विश दोनों वाला नमस्कार कैसे होता है। आइए, बड़ी अच्छी बात, देखो। हम उधर बोले थे कि नमस्कार दो तरह का होता है, जैसे लिखा है ही सेड टू मी, एक तो हमने बोला गुड मॉर्निंग, ये बोला गुड मॉर्निंग, है ना। और जो हमने वो दो कैटेगरी में बांटा है, तो वो दो कैटेगरी में इसलिए बांटा है कि एक तो मिलने वाला नमस्कार होता है ना, मिलते हैं जब हम, ठीक है, गुड मॉर्निंग ये मिलने वाला ही है। आप सब ने देखा ही होगा, जब हम कभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या किधर कोई हम, है ना, कोई मीटिंग में है तो उधर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और जैसे ही हम जा रहे होते हैं, अब कहीं से विदा ले रहे हैं, तो वो गुड मॉर्निंग नहीं है, वो गुड बाय है, या फिर हम गुड नाइट भी कहते हैं उसको, लास्ट में जब सोने जा रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग क्या है, हमारा मिलने वाला नमस्कार है। उसके सामने मैंने कैटेगरी में लिखा है कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, वो तो चेंज होती है आपकी विज्ड में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब विज्ड में होगी। यहाँ ऑब्जेक्ट मिला था हमें पहले से, नहीं मिलेगा तो हम एज्यूम करते हैं, मिलता है तो वही ले लीजिए आप, ही विज्ड मी। और इसमें याद रखना है आपको, कंजक्शन कोई ऐड नहीं करना है बीच में, ठीक है, उसी सारे जो लिखा है अंदर गुड मॉर्निंग उसको स्मॉल लेटर से लिख लेंगे यहाँ, ही विज्ड मी गुड मॉर्निंग। इसका एक तरीका और है, उसको भी सीख लो आप, है ना, कई बार आता है तो वो भी आपका काम करेगा। इसमें क्या है, इस तरह भी आप इसे बना सकते हो, ही विज्ड गुड मॉर्निंग। अब जो ये मी है इसको पीछे ले जाकर हम टू से शो कर देते हैं, ही विज्ड गुड मॉर्निंग टू मी, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, राइट। अब हम देखें दूसरा वाला बेड, है ना, जो आप कह रहे हो प्रियांशी, है ना। देखिए इसमें क्या होता है कि हम कोई ऐसा सेंटेंस हमारे पास आता है जिसमें वो बिछड़ने की बात करें, जैसे लिखा है द बॉय सैड, ऑब्जेक्ट ले लो, है ना, इजी पड़ेगा उससे, द बॉय सैड टू मी, और फिर लिखा है गुड बाय। अब देखिए लिखा गुड बाय, आप सब जानते हो गुड बाय का मतलब है अलविदा, विदाई ले रहे हैं आप, तो खुदा हाफिज़ भी बोलते हैं ना मुस्लिम में। तो ये सब क्या है, ये हम जब बिछड़ के जा रहे हैं, आप किसी से दूर जा रहे हो आप, है ना, रिलेशन में जाते हैं कई बार, तो उधर से आते हैं ना, तो फिर ये गुड बाय आप बोल सकते हो। लेकिन इंडियंस में आप कॉमन देखते हो, सब में नमस्ते है ना, नमस्ते कॉमन वर्ड है, आप मिल लो तो नमस्ते है, जा रहे हो तो नमस्ते है, ठीक। तो लेकिन जब लैंग्वेज के अंदर आते हैं तो वो थोड़ा कैटेगरी बनाता है। अब यहाँ गुड बाय हमारा है अलग, है ना, तो यहाँ देखिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे बेड में, जिसमें याद रखें जो ये बेड है ना, ये बिड का सेकंड फॉर्म होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिड, ये
इसको पॉइंट करके रखिए आप। बिड का मतलब होता है कन्वे करना, और कन्वे का मतलब होता है, कन्वे भी इंग्लिश का वर्ड है, कन्वे का मतलब होता है कि कोई बात कहनी किसी से, ठीक है, आप कुछ कह रहे हो, मतलब नमस्ते हम कहते ही हैं, तो उसको उसको हम शो करते हैं बिड से, क्योंकि सेकंड फॉर्म में चल रहा है सेंटेंस, हमारा पास्ट में चल रहा है ये, तो बिड की सेकंड फॉर्म लानी हुई है हमें यहाँ, ठीक है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में होता तो हम ये वाली वर्ब यूज़ करते ये बिड, ठीक है, और वो थर्ड फॉर्म में होता तो इसकी थर्ड फॉर्म आती, फिर बिडन कहते हैं उसको। ऐसा बहुत सारी बुक्स में नहीं लिखा गया है, इस पर आप याद रखें ये बात कि जिस फॉर्म में हमारा ये ऊपर वाला ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट दिया है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में दिया है तो ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सेकंड फॉर्म में दिया है तो ये सेकंड फॉर्म रहेगा, और यदि थर्ड फॉर्म में दिया है तो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, है ना, लेकिन रहेगा वही वर्ड। मतलब ये बिड है, सेकंड फॉर्म बिड हो रही है, थर्ड फॉर्म इसकी बिडन होता है। ये कन्फर्म रखिए आप। ये बहुत गलतियाँ करते हैं इसमें, क्योंकि हम एक दो पब्लिकेशन ही पढ़ते हैं इधर, मैंने देखा है अक्सर जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ ही पब्लिकेशन पढ़ते हैं बच्चे जनरली, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनमें अलग तरह की सीरीज भी दी जाती हैं, तो आप उनको ये ध्यान रखें, है ना। फिर अगर हम पे पूरी कंसेप्ट है तो कोई सा भी पब्लिकेशन आए हम उसको फेस करेंगे, ठीक है, वो गलत नहीं होगा आपका। अब देखिए यहाँ भी बोला ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने ऐसे ही, और ये बन गया हमारा इतना, द बॉय बेड मी, और कंजक्शन के लिए मना किया था तो हम इसको स्मॉल लेटर से कर लेंगे गुड बॉय। चाहे तो आप वही ये वाला पॉइंट कर लीजिए, और ये बनेगा देखो दूसरी तरह से ऐसे भी बन जाएगा, द बॉय बेड गुड बॉय टू मी, ये भी इसका ठीक है ना। तो ये दोनों सेंटेंस ठीक है। हाँ जी बताओ प्रियांशी, अब क्या है ना, ठीक है आपका, बताइए कंफर्म है? बोलो। ये दोनों नमस्कार के सेंटेंस हो गए हैं। ज़रा बता दीजिए मुझे, आपका डाउट क्लियर है? और भी जो सब लोग सुन रहे हैं बाकी स्टूडेंट, वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं भाई, उनको पूछ लो आप भी कुछ। प्रियांशी आप बताओ, है ना। मैं एक बात और बताता हूँ मीन वाइल, है ना, इसी दौरान देखिए, जब आप क्लास लेने आओगे तो अभी हमने यहाँ तक जो सीखा है ये 5 टाइप हो गया है। चलिए भाई 5 टाइप में सुनिए क्या क्या हुआ ना। हमने सबसे पहले पढ़ा है असर्टिव, क्या पढ़ा है हमने? असर्टिव। दूसरा हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव, फिर हमने पढ़ा है इम्पेरेटिव, और फिर पढ़ा है हमने एक्सक्लामेटरी, और फिर पढ़ा है हमने लास्ट में ये वाला, ये है ना, ऑप्टेटिव। तो सबसे पहले आपको ये कल जितना भी हमने पढ़ लिया है अब तक, है ना, 5 टॉपिक हो गए हैं। इसके आगे फर्स्ट ईयर लेवल जो आप पढ़ते हो ना 11वीं क्लास में, यहाँ तक इतना ही होता है, लेकिन जब इंटर का सिलेबस हम लें तो इंटर में इससे भी आगे है, ठीक है। और इससे आगे जाने के लिए, अच्छा प्रियांशी कह रही हैं यस सर क्लियर है, वेरी गुड। चलिए प्रियांशी बहुत अच्छी बात। तो इंटर में जब हम आगे जाएंगे तो ये सिलेबस और भी आगे मिलेगा। डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच का सिस्टम है वो और भी आगे है, लेकिन वो जो आगे है उसको समझने के लिए आपको यहाँ तक का सारा क्लियर आना चाहिए, ठीक है। तो कल आप सभी लोगों से मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि असर्टिव टू ऑप्टेटिव जो हमारे 5 टाइप्स हमने सीखे हैं, इन सबको आप देख के आएँ, है ना। ये वैसा मत समझिए आप कि जैसे ना क्लास में बोल देते हैं कल सुनेंगे, है ना, ज़रा ठीक से आना, तो डरने की कोई बात है नहीं, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यही फ़ायदा होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर इनमें से किसी में भी डाउट है आपको, मतलब असर्टिव में, इंटरोगेटिव में, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, अगर किसी में भी डाउट है तो हम उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक्स को देख के आएँ, और जब आप मुझे बताएंगे कि हाँ जी हमारे सब क्लियर है, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा, क्योंकि इसका जो इंटर लेवल का सिलेबस है वो अब इससे आगे शुरू होगा। टफ सेंटेंस होते हैं कुछ, और काफ़ी बड़े सेंटेंस हो सकते हैं, है ना, तो वो तभी आपको समझ आएंगे जब यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। बाकी सब लोग, है ना, 6 कह ही रहे हैं ना, अंशी भी कह रही हैं, ठीक है।
क्लियर है सर जी। चलो बढ़िया बात। ठीक है, फिर हमारा समय सीमा समाप्त हो रही है और आप सबका दिन शुभ हो, सबकी सभी इच्छाएं पूरी हों और सब स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। अरुण ने भी क्लास ली है, क्या करा?